हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याएं होती क्या है? तो वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसे परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर बनी जो संख्या होती है इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्या बोल सकते हो कि परमेय और अपरमेय संख्याओं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। परमेय अपरमेय संख्याओं को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। जैसे यहाँ 1/2 लिख दिए, यहाँ हम लिख दिए √2। ये एक परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या है, यानी ये है परमेय संख्या और ये है अपरमेय संख्या। ये परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या, और इन ये दोनों संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। कौन संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और परमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में होती है, कहने मतलब भिन्न के रूप में होती हैं, उनको बोलते हैं परमेय संख्याएं। और जो भिन्न के रूप में नहीं होती हैं, यानी कर्णी जिसमें लगी होती है, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी जिस भी संख्या पर रूट लगा होता है, चाहे फिर वो जो भी संख्या हो, अगर उन पर रूट लगा है तो वो सारी की सारी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। वो सारी की सारी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। तो यहां लिख देते हैं हम परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 1/2 √3 -3/2 या √7। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, और डिफिनीशन यही है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि ये p/q के रूप में है और इसमें क्या है? रूट लगा है, तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो अपरिमेय संख्या होती है वो दोनों के दोनों होती है वास्तविक संख्याएं। फिर चाहे वो परिमेय संख्या हो, यानी कह सकते हो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्याएं हैं। परिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद एक काट दे का भाई, इतना काट दे ना। अब यहाँ से दूसरा टॉपिक पढ़ना है, तब क्या? अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक संख्याएं। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि जो संख्या 1 से प्रारंभ होती है, उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे 1 2 3 4 5 ... इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है वो सारी की सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्यों है? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं वो 1 से प्रारंभ हो रही हैं, और डिफिनीशन भी यही है कि जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और हमारी ये संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 6। प्राकृतिक मतलब लगातार, यानी 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, प्राकृतिक संख्या कौन है, ठीक है। तो कई सारे लोग क्या लिखते हैं कि सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या क्या होती है? जीरो। भाई जीरो सबसे छोटा है तो सबसे पहले क्या मारते हैं? जीरो। लेकिन वो कह रहा है प्राकृतिक संख्या, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि कौन सी संख्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या कह रहा है कि पूर्णांक कह रहा है कि वास्तविक संख्या कह रहा है या परिमेय संख्या कह रहा है, कौन सी संख्या कह रहा है? तो हम कौन संख्या कह रहा है यहाँ पे? प्राकृतिक संख्या। तो हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो हमेशा एक से प्रारंभ होती है, यानी इसमें तो जीरो है ही नहीं, इसमें जीरो है ही नहीं, तो ये छोटी संख्या तो होगी नहीं। तो यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी है प्राकृतिक संख्या? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी प्राकृतिक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वो क्या है? इनफाइनाइट। भाई अनंत तक जा सकती है, कितनी बड़ी संख्या हमें पता नहीं है, यानी हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो संख्या होगी वो अनंत तक जाएगी। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या यानी एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या कह सकते हो कि जो संख्या एक से प्रारंभ होती है उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है देख लेते हैं। पूर्णांक का मतलब इसके सेंटेंस से ही समझ में आ रहा है। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी जो अंक पूरा यानी पूर्ण हो, जो अंक क्या हो? पूर्ण हो। तो पूर्ण अंक वो होते हैं, यानी जैसे प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या अभी हम जस्ट पढ़े कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती है, यानी एक से प्रारंभ वाली संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और पूर्णांक ठीक वही सेंटेंस है, बस एक लैंग्वेज का अंतर है कि वे संख्याएं जिसमें जिसके प्रारंभ में जीरो आता है, यानी जो जो संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती है उनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक, ठीक है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि जो संख्याएं ऐसे बोल सकते हो जीरो से प्रारंभ होने वाली, जीरो से प्रारंभ होने वाली, जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे क्या है? तो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं जो जीरो से प्रारंभ होती है, जीरो से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो जैसे एग्जांपल में देखेंगे तो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, कहने मतलब ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें क्या आ गया? जीरो। क्या हुआ? जीरो। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्या तीन क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। कभी कभी पूछता है, जैसे उसमें पूछा था कि प्राकृतिक यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो यहाँ पूछ सकता है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है? सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? सबसे छोटा पूर्णांक संख्या या सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो वो कौन सी है? जीरो। क्योंकि सबसे छोटी कौन सी इसमें? जीरो। यहाँ पर एक नहीं होगा और वहां पर जीरो नहीं होगा, यही है डिफिनेशन। अगर नहीं जानते रहोगे, ये नहीं समझोगे तो उल्टा पुल्टा करके चले जाओगे इसे, यहाँ, ठीक है। यानी जहां पर जीरो रहना चाहिए वहां पर एक कर दोगे, जहां पर एक रहना चाहिए वहां पे जीरो कर दोगे, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो जीरो से प्रारंभ होती है, उनको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी इसमें? जीरो है, ठीक है। और अगर पूछ ले तुमसे सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो जो प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी थी वही पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी है। कहने का मतलब अनंत यानी इनफाइनाइट, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में इनफाइनाइट सबसे बड़ी संख्या थी और यहाँ भी इनफाइनाइट सबसे बड़ी संख्या। अब यहाँ पे एक पॉइंट पूछता है कभी कभी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक जो संख्याएं हैं क्या वो पूर्णांक होती हैं? यानी जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या हो सकती है क्या? प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती हैं, ठीक है। तो कैसे समझोगे प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती कि नहीं?
अभी हम बताएं कि जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, और पूर्णांक में हम बताएं कि जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं वो सभी सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक संख्या हो सकती है कि नहीं, तो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये 1 से प्रारंभ हो रही है और ये तो 0 से प्रारंभ हो रहा है, इसमें भी 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक है, इसमें भी है, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो 0 से प्रारंभ नहीं होती है, 0 से प्रारंभ तो पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है। अगर इसको हम पूर्णांक संख्या को हम प्राकृतिक कहेंगे तो इसमें तो 0 है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। लेकिन जो ये प्राकृतिक संख्या है उसको अगर हम बोल दें कि ये पूर्णांक संख्या है तो ये हो सकता है, क्योंकि इसमें 1 है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या हो सकती हैं कि नहीं, फिर या पूछ लेते हैं कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से प्रारंभ होती हैं और जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और ये पॉइंट याद रखना कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन जो पूर्णांक संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं। हमारा अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर, यानी मासापा ज्ञात करना, ठीक है। 4, 2 और 5 का HCF निकालो, ठीक है। तब वहाँ पे क्या करते थे, सबसे बड़ी संख्या को उठाते थे और सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करते थे। कितनी बार गया? 2 बार गया। कितना आया? 4 आया, ठीक है। फिर इससे किस में डिवाइड करेंगे? बची हुई संख्या में। 4 कितनी बार गया? 4 बार गया। कितना आया? कुछ नहीं, ठीक है। फिर जो बची है संख्या उसमें डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। कितनी बार गया? 2 बार गया। कितना आया? कैंसिल आउट। फिर 1 से 1 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 1 बार गया, तो यानी हम बोलते थे मासापा वो है जिससे दी गई संख्या पूर्णतया विभाजित हो, दी गई संख्या पूर्णतया विभाजित हो, ठीक है। तो यानी मासापा इक्वल टू कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। यानी एक ऐसी संख्या है, ठीक है, एक ऐसी संख्या है जो 2, 4 और 5 को पूर्णतया विभाजित कर रही है। एक ऐसी संख्या है जो 2, 4 व 5 को पूर्णतया विभाजित कर रही है। और यहीं से एक वर्ड और है, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है तो समझ लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका जो मासापा होता है 1 होता है, यानी ऐसी संख्या है जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। जैसे ये क्या है? एक सहअभाज्य संख्या। ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इनका जो मासापा है कितना है? 1 है। यानी वे संख्याएं जिनका मासापा 1 होता है उनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने के लिए हमें ये नहीं कि हाँ ये डिवाइड भी दिए, ये डिवाइड भी इसमें नंबर नहीं मिलता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना, ठीक है। जैसे एल्गोरिथ्म क्या होता है तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोल दे 20 और 25 का प्रयोग करके HCF ज्ञात करो, का HCF इतने का HCF ज्ञात करो, HCF ज्ञात करो, ठीक है। तो एल्गोरिथ्म के अकॉर्डिंग कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये 20 हो गया, 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है? अभाज्य का मतलब आप लोग जानते हो, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं उनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। जैसे हम बोल दें यहाँ पे 2, बोल दें यहाँ पे 3, बोल दें ये 5, 7, 13, 17, ठीक है, 13, 17, 19, ये सब के सब क्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। सब के सब क्या हैं?
अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी इन्हीं संख्या अभाज्य संख्याओं का हमें गुणनखंड करना है। क्या ज्ञात करने के लिए? HCF ज्ञात करने के लिए। किस विधि द्वारा? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। तो इनका हम मासापा ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का एक सरल तरीका ये है कि सबसे पहले इनका हम क्या निकाल लेंगे? LCM, यानी LCM इनका निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड, ठीक है। तो ये कितने से कटेगा? हाँ, कटने के लिए एक पॉइंट और है कि जो संख्या के लास्ट में अगर आपको 0 मिल जाता है, ठीक है, या 2 मिल जाती है या 4 मिल जाता है, कहने मतलब सम संख्याएं मिल जाती हैं, ठीक है, तो वो हमेशा कितने से कटेंगी? 2 से ही कटेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0 है तो ये बेशक 2 से कटेगा। यहाँ पे हम 100 बोल दें तो ये 2 से कटेगा। यहाँ पे 120 बोल दें तो 2 से कटेगा। 124 बोल दें तो 2 से कटेगा, ठीक है। 1020 बोल दें तो ये 2 से कटेगा। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में कितना है? 0 है, ठीक है। यानी वे संख्याएं जिनके लास्ट में 0 हो या सम संख्याएं हो, वो सारी की सारी संख्याएं किससे कटेंगी? 2 से कटेंगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर कोई विषम संख्या आती है, कोई विषम संख्या आती है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो ये जो संख्याएं हैं वो हमेशा या तो 3 से कटेंगी या फिर 5 से कटेंगी या फिर 7 से कटेंगी या फिर 13 से कटेंगी। वो अभी हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही कटेंगी, अभाज्य संख्याओं से ही कटेंगी, ठीक है। तो 20 का गुणनखंड करके देखते हैं कितना आता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कितना है? लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा ही। कितना आया? 10 आया। फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 5 आया। फिर डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से, तो 1 आया। यानी इनका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ? 2, 2, 5। अब देखो ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या है। अभी हम जस्ट बताए कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जो 2 है वो या तो 2 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी या 5 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, ठीक है। तो इनका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम देखते हैं 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो 25 का ये कितने से कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा। 5 25, फिर ये कितना हुआ? 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 5। अब HCF ज्ञात करने के लिए हम दोनों में ये चीज़ देखते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या होता है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन है? 5 है। अब इसमें तो एक ही बार 5 है तो एक ही बार लिखेंगे। अगर 2 बार होता है यहाँ पे तो 2 बार लिखते, तो कितना है? 5। यानी इनका जो HCF होगा वो कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। ये है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF निकालना, ठीक है। इसी प्रकार का हम एक और दे दें, ठीक है। मान लेते हैं ये पहली संख्या, ये दूसरी हो गई। यहाँ पे अगर हम बोल दें 230 तथा 75 का HCF ज्ञात करो, का HCF ज्ञात करो, ठीक है। तो इसके लिए भी वही रूल है, ठीक है। सबसे पहले इनका क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे कि इनका LCM निकालेंगे, ठीक है। ये कितने से कटेगा? तो यहाँ पे कितना है? 0 है। अभी हम बताए कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, यानी कोई भी सम संख्या हो तो हमेशा कितने से कटेंगी? 2 से। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये कितने से कटेगा? तो यहाँ पे देखो लास्ट में कितना है? 5 है। मतलब ये एक विषम संख्या है, ठीक है। विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ही कटेगी। तो ये 2 से कट नहीं सकती, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक है। 2 बचेगा, 3 त्रिका 9, फिर 2 बचेगा, फिर नहीं कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10। हाँ, ये 5 से कटेगा। तो 5 दूना 10, कितना बचा? 5 तिहाई 15, फिर कितना बचा? 23। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना हुआ? 2, 5 × 23, ठीक है। 230 का हो गया। अब हम 75 का देखेंगे। तो 75 का करने के लिए क्या करोगे? फिर वही रूल करोगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं 75 का 75, ठीक है। तो ये कितने से कटेगा? 5 से या 3 से काटो। 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 5 से, फिर 5 से। यानी बोल सकते हैं कि इसका 3 × 5 अब देखो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो गया, इस संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में हम देखते हैं HCF निकालने के लिए कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1, 5 ये हो गया, और कोई दिख रहा है? 3 तो है नहीं, ना तो 2 ही। मतलब इनका HCF कितना होगा? 5 होगा।
जितनी संख्या कॉमन होगी वही क्या होगा, इसका HCF होगा। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यानी ये CF ज्ञात करने के लिए यही विधि है। यानी कि इनका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, और जो कॉमन रहता है उन्हीं को हम लिख लेते हैं।